दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल आर के नर्सिंग में। आज अपन कुछ हॉस्पिटल में काम आने वाले प्रोसीजर, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट आदि के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन सबसे पहले अब शुरुआत करते हैं अपन सीपीआर प्रोसीजर से। सीपीआर प्रोसीजर का यूज कार्डियक अरेस्ट, रिस्टोर ब्रीथिंग आदि के लिए यूज में लिया जाता है। सीपीआर एक फर्स्ट एड की प्रोसीजर है जिसमें अपन ब्रीथिंग को रिस्टोर करने के लिए या हार्ट रेट को कंटिन्यू करने के लिए अपन सीपीआर प्रोसीजर का यूज करते हैं। नेक्स्ट अपना है चिन लेफ्ट हेड टिल्ट। इस प्रोसीजर का यूज एयरवे एयरवे को कंटिन्यू करने के लिए किया जाता है। चिन लिफ्ट एवं हेड टिल्ट करने से टंग की वजह से जो एयरवे चोक होता है उसको रोकने के लिए अनकॉन्शियस पेशेंट में इस प्रोसीजर का यूज किया जाता है। अगला अपना है हिमलिच मैन्योवर। हिमलिच मैन्योवर का यूज चोकिंग को खोलने के लिए किया जाता है। चोकिंग का मतलब होता है कोई भी फॉरेन बॉडी अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ट्रेकिया या आदि में अगर आके फंस जाता है, रेस्पिरेशन करने में कठिनाई होती है या रेस्पिरेशन चोक हो जाता है, उस कंडीशन में हिमलिच मैन्योवर का यूज किया जाता है। इसमें नर्स या कोई भी पर्सन के द्वारा पेशेंट के पीछे खड़े होकर दोनों हाथ द्वारा उसके डायफ्राम पर जोर से पुश किया जाता है जिससे एयर प्रेशर के साथ बाहर निकलती है और चोकिंग वाला जो भी चीज़ है वो बाहर निकल जाता है। ये प्रोसीजर प्रेग्नेंट वुमेन में करने के लिए नर्स या पीछे जो भी आदमी ये प्रोसीजर कर रहा है उसके दोनों हाथ प्रेग्नेंट वुमेन के चेस्ट पर होते हैं। सेम प्रोसीजर ये चेस्ट से दोहराई जाती है। नेक्स्ट अपना है जो थ्रस्ट मैन्योवर। जो थ्रस्ट मैन्योवर में ये भी एक चोकिंग को खोलने के लिए या ईटी ट्यूब इंस्टर्ट करते टाइम इस प्रोसीजर का यूज किया जाता है। जो थ्रस्ट मैन्योवर इसमें भी टंग को बाइट होने से बचाने के लिए या टंग द्वारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को चोक होने से रोकने के लिए जो थ्रस्ट मैन्योवर का यूज किया जाता है। चोकिंग इन इन्फेंट। चोकिंग इन इन्फेंट ये बच्चों में कोई भी फॉरेन बॉडी अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फंस जाए उस टाइम पर इस प्रोसीजर को दोहराया जाता है। इसको बोलते हैं बैक ब्लोज एंड चेस्ट थ्रस्ट। पाल्म की मदद से हेड की ओर बच्चे में जोर से पुश किया जाता है जिससे एयर के साथ उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो भी कुछ फंसा हुआ है वो बाहर निकल जाए। उसके बाद इन्फेंट को सीधा अपने हाथ पे लेटा के तो सीपीआर प्रोसीजर के समान एक प्रोसीजर दी जाती है जिससे प्रेशर के साथ उसके लंग्स से हवा निकलती है जिससे उसका चोकिंग खुल जाता है और इन्फेंट अपनी ब्रीथिंग कंटिन्यू करता है। डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर का यूज हार्ट की रिदम को रिस्टोर करने के लिए यूज में लिया जाता है। प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट स्टॉप योर हार्ट। ये एक इलेक्ट्रिकल चार्ज देता है हार्ट को यदि हार्ट रेट स्टॉप हो गई है या रिदम अनकंटिन्यू हो गई है उस कंडीशन में डिफिब्रिलेटर का यूज किया जाता है। अगला अपना इंस्ट्रूमेंट है आईसीयू मॉनिटर। आईसीयू मॉनिटर ये कई प्रकार की सूचनाएं एक ही डिस्प्ले पर डिस्प्ले करता है जिसमें आता है ईसीजी, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, रेस्पिरेशन रेट। ये सारी चीजें एक ही साथ एक ही मॉनिटर पे कंटिन्यू रूप से ये दिखाता रहता है। इसका यूज आईसीयू में सबसे ज्यादा किया जाता है। ये एक वाइटल मॉनिटर भी इसको बोला जाता है। ये टेम्परेचर को रीड करने का भी काम करता है। इमरजेंसी में आईसीयू में इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया। सिरिंज पंप। सिरिंज पंप होता है ये वेन में न्यूट्रिशन या कोई भी फ्लूइड या कोई भी ड्रग्स को एक कंटिन्यू रूप से या एक फिक्स अमाउंट में इंसर्ट करने के लिए सिरिंज पंप का यूज किया जाता है। ये टाइम और वॉल्यूम के हिसाब से इसमें डाटा फीड कर दिया जाता है, उसी हिसाब से ये ड्रग्स को बॉडी में इंसर्ट करता है। नेक्स्ट अपना है ईसीजी मशीन। ईसीजी मशीन ये हार्ट की इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए यूज में लिया जाता है। ईसीजी मशीन द्वारा हार्ट से जो इम्पल्स जनरेट होती है उनको रीड करके ये एक ग्राफ के माध्यम से जिस प्रकार से ग्राफ निकलता है उस ग्राफ के माध्यम से ईसीजी मशीन रिपोर्ट तैयार करती है। तो उसी के अनुसार फिजिशियन उसका ट्रीटमेंट। वेंटिलेटर। वेंटिलेटर का यूज ये ब्रीथ को ये सिक कोई भी पेशेंट है जो सीवियर सीवियर बीमार है, अनकॉन्शियस है, एक्सीडेंटल पेशेंट है, इसका रेस्पिरेशन डिस्टर्ब हो गया है, उस कंडीशन में ये एयर को एक्सहेल करने और इनहेल करने में हेल्प प्रोवाइड करती है। ये मशीन 2 फेज में काम करती है, सीपैप और बाईपैप। सीपैप में ये सिर्फ ऑक्सीजनेटेड एयर को लंग्स के अंदर पुश करेगी। बाईपैप में ये मशीन लंग्स में एयर को पुश भी करेगी और लंग्स से एयर को एक्सहेल भी करेगी। 2 प्रकार के मोड पर ये मशीन काम करती है। अगला है वेंटिलेटर सर्किट। वेंटिलेटर सर्किट इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में ईटी ट्यूब को जोड़ दिया जाता है और इस पार्ट को मशीन से जोड़ दिया जाता है। ये पार्ट इनपुट का काम करता है, ये पार्ट आउटपुट। ये वेंटिलेटर सर्किट। यहाँ के दोनों पार्ट फ्यूज हो जाते हैं, ये ईटी ट्यूब से कनेक्ट होता है। ये वाला पार्ट मशीन से कनेक्ट, एक इनपुट का काम करता है, एक आउटपुट का। बेंच सर्किट। बेंच सर्किट 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। इसमें ऑक्सीजन को या ब्रीथ को रीब्रीथ होने से बचाते हैं। मतलब जो डिऑक्सीजनेटेड एयर आपने छोड़ी है
वो बॉडी से या शरीर से या एनवायरनमेंट से बाहर कर दी जाती है और केवल ऑक्सीजनेटेड एयर इस पाइप के माध्यम से लंग्स में इंसर्ट करवाई जाती है। ये वाला पार्ट ऑक्सीजन सिलेंडर से कनेक्ट होता है ये, और इसके बाहर-बाहर जो आप कवरिंग देख रहे हैं, ये एक्सहेल के समय यूज़ में लिया जाता है। एक्सहेल से यहाँ से एयर निकल के बाहर और यहाँ से प्योर ऑक्सीजनेटेड एयर बॉडी में एंटर कर करा दी जाती है। ये रीब्रीथ होने से बचाता है। अगला है एचएमई फ़िल्टर। एचएमई फ़िल्टर का यूज़ को बोलते हैं हीट मॉइस्चर एक्सचेंजर। मतलब एक्सहेल के समय जो भी वेपर अपनी ब्रीथिंग के साथ निकलती है, उसको ये जो फ़िल्टर होता है, ये स्टोर कर लेता है। इनहेल के समय जाने वाली एयर को ये मॉइस्चर करता है, जिससे म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज होने से बचती है और हीट मॉइस्चर होके अपनी बॉडी में जाती है। तो ये एचएमई फ़िल्टर है, ये मॉइस्चराइज़ेशन का एयर को मॉइस्चर करने का काम करता है। नेक्स्ट अपना है डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन का यूज़ बॉडी से बाहर ब्लड को फ़िल्टर करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। ये मशीन अपनी बॉडी से बाहर अ, ब्लड को फ़िल्टर करती है, उसमें से वेस्ट पदार्थ, फ्लूइड जो भी अगर किसी पेशेंट का किडनी फेल होता है, के लिए डायलिसिस मशीन का यूज़ किया जाता है। तो ये बॉडी से बाहर ब्लड को फ़िल्टर करने के लिए यूज़ में ली जाती है, यूएसजी मशीन। इंटरनल ऑर्गन्स को साउंड वेव के माध्यम से इंटरनल ऑर्गन्स की साउंड वेव के माध्यम से इमेज बनाने के लिए यूएसजी मशीन का यूज़ किया जाता है। इसके द्वारा हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव काम में ली जाती है, जिससे ये इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज डिस्प्ले करती है। इस मशीन का यूज़ ये बिना रेडिएशन के अपने शरीर की इमेज बनाने में यूज़ में ली जाती है। प्रेगनेंसी में एग्ज़ामिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूएसजी का यूज़ क्योंकि इसमें रेडिएशन नहीं होता, ये साउंड वेव का यूज़ करके इमेज बनाती है। ईपीएन बैग ईपीएन बैग का यूज़ किया जाता है अपनी जीआईटी ट्रैक्ट के अलावा बॉडी को न्यूट्रिशन, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स आदि सप्लीमेंट करने के लिए ईपीएन बैग का यूज़ किया जाता है। इसमें जीआईटी में किसी प्रकार का न्यूट्रिशन नहीं देते, डायरेक्ट अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में न्यूट्रिशन डाल दिया जाता है। आईवी कैनुला आईवी कैनुला का यूज़ अपनी वेन में फ्लूइड, मेडिसिन या न्यूट्रिशन डायरेक्ट इंसर्ट करने के लिए आईवी कैनुला का यूज़ करते हैं। आईवी कैनुला कलर कोडिंग के हिसाब से अलग-अलग साइज़, अलग-अलग नंबर या अलग-अलग लेंथ, ये अपने कलर के हिसाब से अलग-अलग होता है इनका। तो ये वेन में डायरेक्ट दवा, न्यूट्रिशन, फ्लूइड आदि इंसर्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये एक अलग-अलग कलर के हिसाब से जो होते हैं अपन आगे देखेंगे। ये 16 नंबर जो कैनुला है वो ऑरेंज कलर का है। इसका एक्सटर्नल डायमीटर 2.1 mm, इसकी लेंथ होती है 45 mm, फ्लो रेट 240 ml पर मिनट। ये तो का ये सबसे बड़ा कैनुला 14 नंबर होता है, जिसका रंग होता है ऑरेंज, फ्लो रेट होती है जिसकी 240। अब ये यूज़ कहाँ-कहाँ करते हैं? ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब कोई भी सीवियर ब्लीडिंग हो गई या कोई लंबे टाइम तक सर्जिकल प्रोसीजर चल रही है, इसमें इसका यूज़ किया। नेक्स्ट है 16 नंबर 16 नंबर कैनुला ग्रे कलर का होता है, एक्सटर्नल डायमीटर 1.8 mm, लेंथ जिसकी 45 mm और फ्लो रेट होती है जिसकी 180 ml पर मिनट। ये भी सेम जगह यूज़ में लिया जाता है, ट्रॉमा में, सर्जिकल प्रोसीजर में। लॉन्ग टाइम तक जो सर्जिकल प्रोसीजर चलती है या जिसमें ज़्यादा फ्लूइड का लॉस होता है, उस टाइम पर इन कैनुला का यूज़ किया जाता है, ताकि ज़्यादा अमाउंट में अपन उसको फ्लूइड दे सकें। 18 नंबर 18 नंबर का यूज़ सबसे ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में किया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका गोज थोड़ा ज़्यादा होता है और ये आरबीसी को डेथ होने से बचाता है। 18 नंबर ये ग्रीन कलर का होता है। एक्सटर्नल डायमीटर 1.3, लेंथ जिसकी 32 या 45, कोई भी साइज़ में आप इसको ले सकते हैं। ये फ्लो रेट होती है 90 ml पर मिनट। ट्रोमा या क्विक ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में इसका यूज़ किया जाता है, जो ग्रीन कलर का होता है। 20 नंबर पिंक कलर। पिंक कलर इसका एक्सटर्नल डायमीटर 1.1 mm, लेंथ जिसकी होती है 32 mm और इसका फ्लो रेट होता है 60 ml पर मिनट। ये नॉर्मल आईवी और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में इसका यूज़ किया जाता है। जब अगर आईवी फ्लूइड अपने को नॉर्मली देना होता है, तो अपन 20 गॉज के कैनुला को यूज़ में लेते हैं। 22 नंबर ये ब्लू कलर का होता है। एक्सटर्नल डायमीटर 0.9 mm, लेंथ जिसकी 25 mm और फ्लो रेट 36 ml पर मिनट। ये बच्चों में यूज़ में लेते हैं। बच्चों में ओल्डर एडल्ट ये सब प्रकार के यूज़ में लिया जाता है, पर अधिकतर ये बच्चों में यूज़ लिया जाता है। 22 नंबर। 24 नंबर 24 नंबर होता है येलो कलर का। अब येलो कलर की इसकी एक्सटर्नल डायमीटर 0.7 mm, लेंथ जिसकी 19 mm और फ्लो रेट होता है इसका 20 ml पर मिनट। ये न्यूनेट में यूज़ में लिया जाता है। तो अभी न्यूली बॉर्न बच्चा हुआ है, उसमें 24 नंबर कैनुला का यूज़ किया जाता है। बच्चों में भी इसका यूज़ लिया जाता है। अगला अपना कैनुला है 26 नंबर। 26 नंबर होता है वॉयलेट कलर का। एक्सटर्नल डायमीटर 0.6 mm, लेंथ 19 mm
फ्लो रेट 13 ml पर मिनट। ये न्यूनेट में इस प्रकार के यूज किया। तो ये थे कोनुला, ये अपने अलग कलर, अलग साइज और फ्लो रेट के लिए उनका अलग अलग कलर। नेक्स्ट अपना इंस्ट्रूमेंट है टूर्निकेट। टूर्निकेट का यूज किया जाता है हेवी ब्लीडिंग में, हेवी ब्लीडिंग को रोकने के लिए। अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, तो किसी दादार हथियार से कट गया, उससे ऊपर की तरफ इसका यूज करके उस वेन या आर्टरी को ब्लॉक कर दिया जाता है टूर्निकेट के द्वारा, ताकि ब्लीडिंग कम हो। और इसका दूसरा यूज किया जाता है डेंगू में डायग्नोसिस के लिए। एक इसका यूज होता है वेन को इन्फ्लेट करने के लिए, ताकि अपन सिंपल इसके या कैनुला लगा सके। उसके वेन को इन्फ्लेट करने के लिए, हेवी ब्लीडिंग को रोकने के लिए, या डेंगू में टेस्ट करने के लिए टूर्निकेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपना इंस्ट्रूमेंट है बीटी सेट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए बीटी सेट का यूज किया जाता है। बीटी सेट और आईवी सेट में डिफरेंस होता है कि बीटी सेट में यहाँ फिल्टर लगा हुआ होता है। ये फिल्टर कोई भी थ्रोम्बस या कोई भी हार्ड पार्टिकल्स को रोकने का काम करता है ये फिल्टर। ये फिल्टर सिर्फ बीटी सेट में होता है। इसका जो ये फ्लो रेट रेगुलेटर होता है, इसमें ये जो रोलर होता है, ये रोलर रेड कलर का होता है। इसके अंदर जो ये आगे की तरफ जो नीडल लगी होती है, ये 18 गॉस की होती है। एंड ये है कि बीटी सेट और आईवी सेट में अंतर देखने के लिए, बीटी सेट में यहाँ फिल्टर होता है, का रोलर रेड कलर का होता है, और इसकी ये जो नीडल होती है वो 18 गॉस की ये नीडल होती है। वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए इसका यूज किया। आईवी सेट, ये फ्लूइड या मेडिसिन को आईवी सेट से कंटिन्यू करने के लिए आईवी सेट का यूज किया जाता है। बीटी सेट में इसके चेंबर में फिल्टर था, अभी इसके चेंबर में फिल्टर नहीं होता। आईवी सेट में फिल्टर नहीं होता। का रोलर व्हाइट कलर का होता है, बीटी सेट का रोलर रेड कलर का होता है। इसका ये 22 गोज का या 20 गोज का होता है, उसमें ये 18 गोज की नीडल होती है। आईवी सेट, बीटी सेट फ्लूइड को कंटिन्यू करने के लिए यूज में लिया जाता है। सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन का यूज अगर आपको बल्क अमाउंट में कोई मेडिसिन देनी है, या पेशेंट को लंबे समय तक आईवी लाइन पे रखना है, या पेशेंट को डायरेक्ट हार्ट में कोई मेडिसिन इंसर्ट करवानी है, तो उसके लिए सेंट्रल लाइन का यूज किया जाता है। क्लेविकल आर्टरी या क्लेविकल वेन में इसका इंसर्ट किया जाता है, जो लॉन्ग टाइम तक लगी रहती है। डबल ल्यूमेन कैथेटर। डबल ल्यूमेन कैथेटर का यूज कई प्रकार से किया जाता है। पहला इसका यूज किया जाता है सीवीपी, बोलते हैं सीवीपी, सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटर करने के लिए इसको यूज में किया जाता है। इंटूबेशन करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। फ्लूइड इन्फ्यूजन करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। कई प्रकार से इसमें हीमोडायलिसिस मैन, हीमोडायलिसिस में इस कैथेटर का यूज किया जाता है। हीमोडायलिसिस, बॉडी से बाहर की ओर ब्लड को फिल्टर करने के लिए इस कैथेटर का यूज किया जाता है। या ब्लैडर के प्रेशर मेजरमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है डबल ल्यूमेन कैथेटर। इपिड्यूरल कैथेटर। इपिड्यूरल एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की एक ट्यूब होती है। इपिड्यूरल ट्यूब मतलब ये अपने स्पाइनल स्पाइनल कोड में इपिड्यूरल स्पेस में डायरेक्ट या तो कोई मेडिसिन इंसर्ट करनी है, या वहां से सैंपल कलेक्ट करना है, उसके लिए इपिड्यूरल कैथेटर का यूज करते हैं। डायरेक्ट नर्वस सिस्टम को एक डालने वाली दवाइयां देते हैं इससे, जैसे नार्कोटिक्स हुई, एनेस्थेसिया हुआ, इस प्रकार के मेडिसिन या कोई भी इपिड्यूरल स्पेस से सैंपल कलेक्ट करना है, तो लिए इपिड्यूरल कैथेटर का यूज करते हैं। अगला अपना ईटी ट्यूब, इसको बोलते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंट्यूबेट करने के लिए यूज में लेते हैं। ईटी ट्यूब में ये जो ये वाला पार्ट है, इसको कफ बोलते हैं, इसको पायलट बोलून बोलते हैं, इसको एडाप्टर बोलते हैं, इसको बेवल बोलते हैं। ये एक सी शेप में पीवीसी की बनी हुई ट्यूब होती है, जो ट्रेकिया में इंसर्ट की जाती है, जिससे कि वेंटिलेटर मशीन को जोड़ा जा सके। जितना एयर या जितना प्रेशर इस बैलून पे होगा, उतना ही प्रेशर इस बैलून को बोलते हैं ईटी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब। वेंटिलेटर को कनेक्ट करने के लिए इस ट्यूब को ट्रेकिया में इंसर्ट करवाया जाता है। ये बैलून रेस्पिरेटरी ट्रैक को सीज करने का काम करता है। ऐसे वेंटिलेटर को तोड़ के ऑक्सीजन दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव की जाती है। पास ट्यूब, पास ट्यूब का यूज ये सेम ईटी ट्यूब के जैसी है। इसमें एक डिफरेंस होता है, इसमें इसको भी पायलट बैलून बोलते हैं, इसको कप बोलते हैं, इसको बेवल बोलते हैं, इसको एडेप्टर बोलते हैं। ये जो इसमें ये जो पार्ट होता है, इस ट्यूब का यूज किया जाता है वेंटिलेटर वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया से बचने के लिए। मतलब ये जो इसका ये पार्ट है, इसके द्वारा ट्रेकिया में होने वाले सिक्रेशन को यहाँ से, ये जो देख रहे हैं बेवल में एक छोटा सा छेद आता है इसमें, यहाँ पे इस छेद के द्वारा बिल्लो कफ, सबसे पहले जो भी सिक्रेशन कलेक्ट हुआ है,
उसको इस ट्यूब के द्वारा एस्पायरेट करके बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे कि पेशेंट को वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया से बचाया जा सके। यह ट्रैकियोस्टोमी। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब का यूज़ करते हैं अपन यदि या तो कोई माउथ सर्जरी हुई हो या फिर कोई एक्सीडेंटल पेशेंट है, वो नाक या मुँह से साँस नहीं ले सकता है या किसी भी प्रकार के उसके अपर पार्ट में जो भी हुआ है उसमें वो साँस नहीं ले पा रहा है। तो ट्रेकिया को बीच में से काट के ये ट्यूब इंसर्ट करवा दी जाती है, जिससे कि वो या तो एनवायरनमेंट से डायरेक्ट साँस ले सके या किसी भी वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर से इसका रेस्पिरेशन कंटिन्यू करवाया जा सके। उसके लिए इसका यूज़ करते हैं ट्रेकियोस्टोमी। ट्रेकिया को काट के डायरेक्ट इंसर्ट कर दी जाती है और इसकी ओपनिंग बाहर की ओर खोल दी जाती है। इसका यूज़ करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट अपना है पैग ट्यूब, पेरिटोनियल इसोफेजियल गैस्ट्रिक ट्यूब। इस ट्यूब का यूज़ यदि कोई माउथ से सर्जरी हुई है या अपर जीआईटी ट्रैक्ट में कोई भी कंडीशन ऐसा हुआ है कि उसको खाना अपन नहीं दे सकते, ये ट्यूब डायरेक्ट स्टोमक से कनेक्ट कर दी जाती है। इस ट्यूब के द्वारा डायरेक्ट स्टोमक में कोई भी मेडिसिन या कोई भी न्यूट्रिशन, कोई भी फ्लूइड, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी सप्लीमेंट करने के लिए ये ट्यूब डायरेक्ट स्टोमक से कनेक्ट कर दी जाती है। इसको बोलते हैं पैग। नेक्स्ट है संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब का यूज़ किया जाता है अगर अपर जीआईटी या इसोफेगस या ट्रैकिया में कोई भी ब्लीडिंग हुई हो। उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब का यूज़ किया जाता है। इसमें ये जो गैस्ट्रिक बैलून है, ये जो गैस्ट्रिक बैलून है, ये नीचे की ओर गैस्ट्रिक ट्यूब में ये फैलता है और उसकी दीवार पर प्रेशर अप्लाई करके वहाँ से होने वाली ब्लीडिंग को रोकता है। गैस्ट्रिक एस्पायरेशन पोर्ट, अगर नीचे की ओर कुछ सिक्रेशन है, उस सिक्रेशन को इसके माध्यम से वापस एस्पायरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसोफेजियल बैलून पोर्ट, ये इसोफेगस में ये वाला पार्ट इसोफेगस की दीवार पर जाके चिपक जाता है, यहाँ पे फैल जाता है, वहाँ पे इस होने वाली ब्लीडिंग को ये रोकने का काम करता है इसोफेजियल बैलून। गैस्ट्रिक बुलिन बोलते हैं, ये पार्ट एस्पायरेट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो बोलते हैं संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब जो ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज़ में ली जाती है। अगला अपना एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब इसका दूसरा नाम है राइस ट्यूब। राइस ट्यूब, न्यूट्रिशन ट्यूब, एनजी ट्यूब, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब कई नामों से इसको जाना जाता है या फिर फीडिंग ट्यूब। ये पेशेंट को डायरेक्ट स्टोमक में या तो न्यूट्रिशन देना हो, मेडिसिन देनी हो आदि के लिए इसको यूज़ में लिया जाता है। मेन इसका काम होता है लावेज एंड गावेज। स्टोमक में कुछ डालना, स्टोमक से वापस कुछ निकालना। डालने को बोलते हैं लावेज, वापस निकालने को बोलते हैं गावेज। तो लावेज एंड गावेज के लिए एनजी ट्यूब का यूज़ किया जाता है। स्टोमक वॉश करने के लिए या कोई भी न्यूट्रिशन देने के लिए, माउथ सर्जरी हो गई, वो माउथ से कुछ नहीं खा पाता तो उसको एनजी ट्यूब के द्वारा उसको फीडिंग की जाती है। ये नाक से होते हुए डायरेक्ट स्टोमक में इंसर्ट की जाती है एनजी ट्यूब। नेक्स्ट अपना है नेज़ल कैनुला। ये पेशेंट को डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई के लिए यूज़ में लिया जाता है। ये कम समय के लिए या इमरजेंसी में ऑक्सीजन सप्लीमेंट करने के लिए नेज़ल कैनुला का यूज़ किया जाता है। ये नाक में फिट हो जाता है और डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई नाक से दी जाती है। नेज़ल कैनुला ये इसमें फ्लो का जो भी रेगुलेशन होता है वो सिलेंडर पे लगे हुए रेगुलेटर के द्वारा ही कंट्रोल होता है। सिंपल फेस मास्क, इस फेस मास्क का यूज़ भी ऑक्सीजन सप्लीमेंट करने के लिए लिया जाता है। इमरजेंसी में कहीं पर भी कोई ज़रूरत पड़ी तो सिंपल फेस मास्क का यूज़ किया जाता है ऑक्सीजन सप्लीमेंट करने। वेंचुरी मास्क, वेंचुरी जो डिवाइस होती है वो अ, फेस मास्क से पहले लगाया जाता है ये, ताकि इसके द्वारा ऑक्सीजन के सैचुरेशन को कंट्रोल किया जा सके या सिलेंडर से जाने वाली ऑक्सीजन को फ्लो रेट को इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये कलर कोडिंग के हिसाब से इनका फ्लो रेट अलग-अलग होता है इवेंचुअली। 24% देने के लिए इसका यूज़ करते हैं, 22% ऑक्सीजन देने के लिए व्हाइट वाले का यूज़ करते हैं, 31% देने के लिए ऑरेंज। ये सब यूज़ में करते हैं ऑक्सीजन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए वेंचुरी मास्क का यूज़ करते हैं। चैनल को अगर अच्छा लगा आपको ये, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एवं लाइक ज़रूर